Hello guys, welcome to our channel Engineer Being. Today I'm going to cover the most important questions of machine learning module 4 and this is the part 1. Module 2, 3 and 1 ये भी मैंने कवर किए हैं गाइस टू पार्ट्स में और important questions भी कवर किए हैं उसमें मैंने previous year भी कवर किए हैं so guys do check those videos as well. यहाँ पे ये सिलेबस है हमारा मॉड्यूल 4 का जिसमें आपसे ग्रेडियंट डिसेंट एंड डेल्टा रूल ये 2 मार्क्स में पूछा गया था, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम पूछा गया है और एसओएम एल्गोरिथम ये दोनों आपसे 10 मार्क्स में पूछे गए हैं. ये टॉपिक समझने के लिए आपको परसेप्ट्रॉन समझना पड़ेगा तो वो भी आज हम देखेंगे. गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं रिमेनिंग टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाऊं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक. सो फर्स्ट इज व्हाट इज परसेप्ट्रॉन. परसेप्ट्रॉन हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, ठीक है, या बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, न्यूरल नेटवर्क का. गाइस हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ा है इंट्रोडक्शन में इन द यूनिट 1. सो डू चेक दैट वीडियो जिससे कि आपको ये समझ आ पाए कि एएनएन में क्या होता है. तब भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में नोड्स होते हैं, उनके कुछ वेट्स होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं और 3 लेयर्स होती हैं, इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर. हिडन लेयर और भी काफी सारी हो सकती है जो कि आपके कंप्यूटेशंस परफॉर्म करती हैं. तो ये था एएनएन. बाकी गाइस आप वो वीडियो जरूर जाके देखें. अब परसेप्ट्रॉन क्या होता है. परसेप्ट्रॉन बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूरल नेटवर्क का, यानी कि ये एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क है परसेप्ट्रॉन. जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो ब्रिक जो है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है पूरी बिल्डिंग का. इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क्स के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है परसेप्ट्रॉन. ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है. परसेप्ट्रॉन एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है. सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम मींस ये एक लेबल्ड डेटा पर काम करती है. हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में यूनिट 1 में सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है, लेबल्ड डेटा क्या होता है, ऑफ बाइनरी क्लासिफायर्स. ये भी अभी हम देखेंगे कि बाइनरी क्लासिफायर का क्या मतलब है. अच्छा, परसेप्ट्रॉन में सो गाइस एएनएन से बिल्कुल मैच करता है, ये न्यूरल नेटवर्क पे वर्क करता है. ये तो ऑब्वियसली इसमें एक इनपुट लेयर होगी, ठीक है, आउटपुट लेयर होगी और बीच में हिडन लेयर भी होगी. तो उसी तरीके से हम समझ सकते हैं परसेप्ट्रॉन को भी सिमिलर तरीके से कि इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं. एक इनपुट लेयर, वेट्स एंड बायस, नेट सम एंड एक्टिवेशन फंक्शन. अभी देखते हैं कि ये वेट्स एंड बायस और ये नेट सम क्या होता है, डायग्राम से देखते हैं. सो गाइज ये x1 x2 एंड अप टू ये xn ये हैं हमारे इनपुट्स. इन इनपुट्स का कुछ वेट होता है. जैसे कि ये x1 जो है ये यहाँ इससे कनेक्टेड है पूरा, तो वेट जो है वो इस नोड की स्ट्रेंथ बता रहा है. यहाँ पे हर एक वेट जो है वो इन सारे नोड्स के स्ट्रेंथ को बताता है. यहाँ पे हम वेटेड सम निकालते हैं. सम कैसे निकालते हैं कि सपोज x1 w1 है तो x1 w1 मतलब नोड और उसका वेट मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने नोड लिया उसका वेट मल्टीप्लाई किया, फिर से नोड लिया उसका वेट मल्टीप्लाई किया. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबमिशन पूरा सम कर देते हैं नोड और वेट्स को मल्टीप्लाई करके, जो कि मैंने यहाँ पे किया. फिर इसको हम पास करते हैं थ्रू सम एक्टिवेशन फंक्शन. एक्टिवेशन फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, जैसे इस डायग्राम में लिखा है स्टेप फंक्शन, ठीक है, हम स्टेप फंक्शन यूज कर सकते हैं या सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर सकते हैं. इस टाइप का होता है गाइस सिग्मॉइड फंक्शन. तो हम यहाँ पे कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और फिर वो हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है. तो ये होता है हमारा परसेप्ट्रॉन. इसके होते हैं ये 4 पार्ट्स और इस तरीके से हमने वेटेड सम कैलकुलेट किया है. सेम मैंने थ्योरी में लिखा है यहाँ पे, ऑल द इनपुट x आर मल्टीप्लाइड बाय वेट. ये इनपुट x है, दे आर मल्टीप्लाइड बाय वेट. ओके, add all the multiplied values and call them weighted sum. So I have added all the values. Here I have added all the values and what I am calling them as the weighted sum. अब जो भी आपका वेटेड सम निकल के आया उसमें हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाया. स्टेप फंक्शन नेम का कोई भी फंक्शन हो सकता है, सिग्मॉइड फंक्शन भी हो सकता है. वहां पे हमने लगाया एक एक्टिवेशन फंक्शन जिसके थ्रू हमारा आउटपुट जनरेट होके आ रहा है. अब हमने पहला देखा इनपुट लेयर, दूसरा देखा हमने वेट्स. तो वेट्स क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ बताते हैं पर्टिकुलर नोड की. बायस क्या बताते हैं, बायसिंग से हम थोड़ा बहुत एक्टिवेशन फंक्शन का जो कर्व है उसको शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, बायस एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो जिसकी हेल्प से वी कैन शिफ्ट द एक्टिवेशन फंक्शन कर्व अप या डाउन, कैसे भी शिफ्ट कर सकते हैं. और एक्टिवेशन फंक्शन की हेल्प से हम अपना आउटपुट जो है वो 0, 1 या -1 ऐसे छोटे छोटे वैल्यूज की फॉर्म में वी कैन जनरेट द आउटपुट. ठीक है, तो ये हुआ एक्टिवेशन फंक्शन का यूज. एक चीज और कि परसेप्ट्रॉन जो है वो डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है.
इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर बाइनरी क्लासीफायर। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था बाइनरी क्लासीफायर क्या होता है, ठीक है, लिखा था उसमें, तो यही होता है कि डेटा को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर बाइनरी क्लासीफायर। और लीनियर क्यों बोला? यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि गाइस ये है हमारा कोई ग्राफ, यहाँ पे है कुछ सर्कल्स, सपोज डॉट्स, और यहाँ पे है कुछ स्क्वायर्स, ओके। अब ये डेटा, आई कैन सेपरेट दिस डेटा यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके। इस डेटा को मैं सेपरेट कर सकती हूँ एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू इनटू 2 पार्ट्स। तो ये चीज परसेप्ट्रॉन कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर बाइनरी क्लासीफायर। अब अगर सपोज करो कि ये डेटा हम सेपरेट नहीं कर पाते, मतलब ये कुछ इस तरीके से होता, ये हमारा एक डेटा सपोज सर्कल्स हैं ये, और यहाँ पे ये स्क्वायर्स, तो ये तो बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन में सेपरेट नहीं कर सकती इस डेटा को। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक दूसरा रूल आता है, दैट इज द डेल्टा रूल। डेल्टा रूल ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करता है और इस डेटा को सेपरेट करता है। अभी हम देखेंगे कि डेल्टा रूल क्या क्या होता है, तो इस चीज के लिए डेल्टा रूल बनाया गया है। सो ये था गाइस परसेप्ट्रॉन। अब देखते हैं हम ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है और ग्रेडियंट डिसेंट डेल्टा रूल क्या होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2021 में, तो पहले समझते हैं इस टर्म का मीनिंग क्या है, उसके बाद देखेंगे हम डेल्टा रूल क्या होता है। अभी हमने देखा डेल्टा रूल आया क्यों, इस रूल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम डेटा को यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं यूजिंग अ लीनियर लाइन, तो इसी वजह से आया हमारा डेल्टा रूल। देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है। एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम which is commonly used to train machine learning model and the neural networks। पहली चीज की ग्रेडियंट डिसेंट को हम यूज करते हैं इन द ट्रेनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज, ये एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। अब ये ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? ऑप्टिमाइजेशन मींस या तो हम मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या हम मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स में भी ग्रीडी एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं, तो वो क्या है? ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हैं। वो या तो मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करती है या मिनिमम। तो ऐसी ग्रेडियंट डिसेंट है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, या तो ये लोकल मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा या फिर मिनिमम, ठीक है। और यूज कहाँ होता है मशीन लर्निंग में? टू मिनिमाइज द कॉस्ट और लॉस ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन के कॉस्ट को अगर मुझे रिड्यूस करना है, तब मैं वहां पे ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करूंगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं गाइस कि कॉस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे लॉस फंक्शन का क्या मतलब है। सपोज करते हैं कि हमारे पास है 50 कार्ड्स, ओके, और मैंने उसमें से, सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया कार्ड नंबर 38, और मैंने आपसे बोला कि आप गेस करो कि मैंने कौन सा कार्ड नंबर सेलेक्ट किया। तो सपोज किसी ने 20 बोला, ठीक है, फिर 20 से 38 में काफी डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, तो ये क्या हुई मेरी कॉस्ट, ये क्या हुआ मेरा एरर, काइंड ऑफ लॉस, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, दोबारा गैस करो। फिर किसी ने सपोज 30 गैस किया, तो मैंने कहा हाँ आप थोड़ा क्लोज आ रहे हो, तो यहाँ पे जो है कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, एरर जो है, लॉस जो है वो कम हो रहा है। फिर किसी ने सपोज 35 सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे और कम हो गई कॉस्ट, कैसे? 35 और जो एक्चुअल वैल्यू थी 38, उसमें सिर्फ 3 का ही डिफरेंस है। तो मैंने कहा हाँ, और आप गेस करो, तो आप पहुंच जाओगे कि मैंने कौन सा कार्ड सेलेक्ट किया। तो ये हुआ कि ये मिनिमाइज करता है कॉस्ट को और लॉस फंक्शन को दी। तो हम ये इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो डिफरेंस है इनका, ये जो 8 आया 18 आया, जो डिफरेंस आया, ये क्या था? ये कॉस्ट थी, ये लॉस था। तो इस लॉस को मैंने क्या करती चली गई? मिनिमाइज करती चली गई। तो ये चीज करता है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। अब देखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट डेल्टा रूल क्या होता है। डेल्टा रूल इज अ ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग रूल। तो डेल्टा रूल जो होता है ना, वो ग्रेडियंट डिसेंट रूल को ही यूज करता है। यही ये वाला जो रूल अभी हमने पढ़ा, इसी रूल को यूज करता है for updating the weights of input to the artificial neurons in a single layer neural network. It is a special case of more general back propagation algorithm। मतलब कि क्या कह रहा है ये? अपडेट करने की बात कर रहा है वेट्स को। हमारा क्या होता है, जो न्यूरल नेटवर्क होता है, सपोज ये है हमारे इनपुट लेयर, ये है हिडन लेयर, और ये है आउटपुट लेयर, और ये आपस में कनेक्टेड है सब इस तरीके से। सपोज यहाँ पे जो आउटपुट आना था वो आया हमारा 0.24, ठीक है, लेकिन जो आना चाहिए था वो था 0.1, ठीक है, जो टारगेट आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, लेकिन हमारा आया ये। अब हर एक जो नोड है उसका वेट भी होता है। अभी हमने देखा परसेप्ट्रॉन, जो कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूरल नेटवर्क का, तो वेट्स तो सभी नोड्स का होता है। तो इन वेट्स से जब मैंने कैलकुलेशन की, तो मेरा टारगेट आया 0.24, ठीक है, लेकिन आना ये चाहिए था।
तो ग्रेडियंट डिसेंट डेल्टा रूल क्या करता है, ये सारे वेट्स को अपडेट करता चला जाता है जिससे कि मेरे को अपना टारगेट आउटपुट प्रॉपर मिल जाए, क्योंकि अभी 0.1 और 0.24 में डिफरेंस है, एरर है। तो उस एरर को कम करना है, मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज होगा, जब मैं ये सारे जो वेट्स हैं इन एजेस के, इन नोट्स के, इनको चेंज करूंगी। तो ये मुझे बहुत बार करना पड़ता है, और यही हम अब पढ़ेंगे कि बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम में ये डेल्टा रूल यूज होता है। कैसे यूज होता है वो अभी देखेंगे हम फर्दर। तो ये होता है हमारा डेल्टा रूल। क्या करता है, ये वेट्स को, इन वेट्स को अपडेट करता चला जाता है जिससे कि हमें जो अपना टारगेट आउटपुट है वो प्रॉपर मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम क्या होती है। गाइस, ये 10 मार्क्स में आया था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और 2020 में आया था। समझते हैं क्या होता है। और ये डेल्टा रूल को यूज करता है, यानी कि ये वेट्स को अपडेट करता चला जाता है जिससे कि हम अपनी टारगेट वैल्यू तक पहुंच पाए। एक बार डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारे इनपुट्स, ठीक है, क्या क्या, x1 x2 एंड x3। इनसे एसोसिएटेड कुछ वेट्स हैं। वेट्स यानी कि स्ट्रेंथ, जो इस नोड के स्ट्रेंथ बताते हैं। ये हम इनिशियलाइज करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कोई भी रैंडम सेट लेते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं और अपना आउटपुट कैलकुलेट करके देखते हैं सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक आउटपुट कैलकुलेशन हमने कर ली। फॉर्मूलाज लगते हैं कि हिडन लेयर पे इनपुट जो आया, ठीक है, और फिर आउटपुट के लिए अलग फॉर्मूला, इनपुट जो आया और फिर आउटपुट हम एक्टिवेशन फंक्शन से निकालते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अपना टारगेट फंक्शन। हमें भी कैलकुलेशन में नहीं जाना, हम सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट समझते हैं। तो होता क्या है कि सपोज मेरा टारगेट वैल्यू आया 0.254, ठीक है, लेकिन आना चाहिए था 0.01, ये तो आया नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो थी मेरी कि मैंने फॉरवर्ड वे में कैलकुलेशन की। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये क्या करती है, क्योंकि हमारा टारगेट मैच नहीं किया, यहीं से वेट्स को अपडेट करना स्टार्ट करती है। यानी कि सबसे पहले वेट 4 और वेट 5 को अपडेट करेगी, उसके बाद ये वाले वेट्स को अपडेट करेगी, उसके बाद इन वाले वेट्स को अपडेट करेगी। तो ये चीज कैसे वर्क कर रही है, ये बैक बैक डायरेक्शन में वर्क कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। ठीक है, हम ये जो प्रोसेस है ये 1000 टाइम्स रिपीट किया जाता है, तब जाके हमें वेट्स के करेक्ट वैल्यूज मिल पाते हैं, और तब जाके हमारा पूरा ये न्यूरल नेटवर्क सही से बन पाता है। ठीक है, अब एक बार थ्योरेटिकली भी समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। बैक प्रोपोगेशन इज यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क में यूज होता है उनके ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, उनमें हम वेट्स एडजस्ट करते हैं और न्यूरल नेटवर्क को एकदम करेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। Backpropagation algorithm look for minimum value of error function in the weight space using the technique called delta rule or the gradient descent। अभी हमने देखा gradient descent क्या होता है, जो हमने 50 कार्ड्स वाला एग्जांपल लिया था और मैंने 38 सेलेक्ट किया था, तो उसमें से जो जो गैस करते जा रहे थे, सपोज 20 गैस किया, 30 गैस किया, 35 गैस किया, तो जो डिफरेंस है एक्चुअल वैल्यू में और गेस्ड वैल्यू में वो कम होता जा रहा है, यानी कि एरर कम होता जा रहा है, कॉस्ट कम होती जा रही है। तो यही चीज बीपीएन एल्गोरिथम भी करती है कि जो मेरा टारगेट आउटपुट है और जो मेरा एक्चुअल आउटपुट जनरेट हो रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाए। और ये चीज कौन करता है, डेल्टा रूल और ग्रेडियंट डिसेंट। अभी हमने देखा क्या होता है डेफिनेशन में। In an artificial neural network, the values of weights and biases are randomly initialized. Due to random initialization, the neural network probably has errors in giving the correct output. तो artificial neural network, ये जो हमारा neural network था डायग्राम में, इसमें सबसे पहले इनिशियली तो हम random weights कोई भी दे देते हैं। तो कोई भी weights दे रहे हैं तो obviously आउटपुट पहले तो रॉन्ग ही आएगा। हमें ट्रेन करना पड़ेगा मॉडल को यूजिंग बीपीएन, ठीक है, इसी वजह से वो एरर देता है। अब हमें रिड्यूस करना है एरर वैल्यूज को जितना हम कम कर पाए। सो फॉर रिड्यूसिंग दीज एरर वैल्यूज वी नीड अ मैकेनिज्म that can compare the desired output of the neural network with the network's output that consists of errors and adjust its weights and biases such that it get closer to the desired output after each iteration। यानी कि मुझे इस एरर को मिनिमाइज करना है, ठीक है, ये जो इनके बीच का एरर आया है, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए मुझे कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो इन वेट्स को एडजस्ट कर पाए। और अभी हमने परसेप्ट्रॉन में देखा कि एक बायस नाम का भी एक पार्ट होता है, वेट एंड बायस, हमने दोनों चीजें देखी। बायस एक कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू भी आपको ऐड करना होता है, ठीक है। तो बायस की वैल्यू
और वेट्स के वैल्यूज को एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो अपडेट कर पाए और इस एरर को कम से कम कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक नेटवर्क को बिल्ड किया जो बैक प्रोपोगेट करे एंड अपडेट द वेट्स एंड बाइसेस। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम। तो इसमें क्या हो रहा है, बैक प्रोपोगेशन हो रहा है, जो हमारा नेटवर्क है वो इस तरीके से वर्क करेगी, हमारा जो लर्निंग ट्रेनिंग मॉडल है वो इस तरीके से वर्क करेगा, न्यूरल नेटवर्क के जो बीपीएन है, इट विल प्रोपोगेट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले W4 W5 अपडेट होंगे, उसके बाद ये वेट्स अपडेट होंगे, तो इसलिए इसका नाम है बैक प्रोपोगेशन। ओके, अब देखते हैं कि इस एल्गोरिथम के क्या स्टेप्स हैं। इनपुट x अराइव थ्रू द प्री कनेक्टेड पाथ। सबसे पहले जो भी हमारे x1 x2 इनपुट थे, इनको हमने असाइन किया। इनपुट इज मॉडल्ड यूजिंग ट्रू वेट्स। वेट्स आर यूजुअली चूजन रैंडमली। इन इनपुट्स का हमने कुछ वेट दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेट्स हमने असाइन कर दिए, रैंडमली हमने असाइन किए। हम फिर ट्रेनिंग देंगे यूजिंग दिस बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम। कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ ईच न्यूरॉन फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द हिडन लेयर टू द आउटपुट लेयर। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे हमारा हिडन लेयर था, यहाँ पे फिर था हमारा आउटपुट लेयर। तो हमने देखा कि भाई पहले इनपुट लेयर से यहाँ पे हिडन लेयर पे पहले इनपुट आया, फिर मैंने इसका आउटपुट कैलकुलेट किया, फिर यहाँ पे मैंने इनपुट कैलकुलेट किया, जो भी आया तीनों से, तीनों कनेक्टेड होंगे ना इस तरीके से, फिर मैंने आउटपुट कैलकुलेट किया और फिर मैंने फाइनल आउटपुट यहाँ पे दे दिया कैलकुलेट करके। फिर जो भी आया उससे मैंने क्या कैलकुलेट किया, एरर। एरर कैलकुलेट किया एक्चुअल आउटपुट में और डिजायर्ड आउटपुट में, ठीक है। तो वो क्या होगा, बैक प्रोपेगेशन एरर। फ्रॉम द आउटपुट लेयर गो बैक टू द हिडन लेयर टू एडजस्ट द वेट्स टू रिड्यूस द एरर। अब जो भी एरर आ रहा होगा फिर वो वापस जाएगा, ये आउटपुट लेयर थी और ये थी आपकी हिडन लेयर, वापस जाएगा यहाँ पर, वेट्स को एडजस्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पर जाएगा वो इनपुट लेयर्स तक। तो यही प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है जब तक हमें डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए। तो सेम जो हमने एक्सप्लेन किया वही सारा स्टेप्स में लिखा है, सो काफी इजी पड़ेगा समझना और याद रखना भी। अब हमें जरूरत क्यों पड़ती है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम की, व्हाई वी नीड इट। सिंपल है, फास्ट है, इजी टू प्रोग्राम, समझना भी इजी है, फ्लेक्सिबल है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज अबाउट द नेटवर्क, ठीक है। हम रैंडमली ही वेट्स असाइन करते हैं तो कोई प्रायर नॉलेज भी नहीं लगी इसमें, कोई अजम्पशन भी नहीं थी। इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड दैट जनरली वर्क्स वेल। इट डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ स्पेशल मेंशन ऑफ द फीचर्स ऑफ द फंक्शन टू बी लर्न। तो कोई स्पेशल मेंशन भी नहीं है कि ये फीचर याद ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई अजम्पशन नहीं है, फ्लेक्सिबल है, फास्ट है, सिंपल है। दो टाइप का होता है बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क। पहली चीज स्टैटिक बैक प्रोपोगेशन एंड सेकंड रिकरेंट बैक प्रोपोगेशन। ये पूछा नहीं था बट मैंने तब भी मेंशन कर दिया। सो गाइज ये था हमारा बीपीएन एल्गोरिथम जो कि 10 मार्क्स में आया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव लर्निंग। ये क्वेश्चन आपका आया तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो आया हुआ है 10 मार्क्स में, यानी कि SOM सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एल्गोरिथम। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव लर्निंग क्या होता है, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है SOM एल्गोरिथम, ये कॉम्पिटिटिव लर्निंग पर ही बेस्ड है। देखते हैं क्या होता है। द आउटपुट टू रन्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क compete among themselves to become active। इसमें होता क्या है, जो आउटपुट है न्यूरल नेटवर्क का वो आपस में कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, और सेवरल आउटपुट न्यूरॉन्स में भी एक्टिव, बट इन कॉम्पिटिटिव ओनली सिंगल आउटपुट न्यूरॉन इज एक्टिव एट वन टाइम। देखते हैं इस लाइन का क्या मतलब है फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ये हमारा इनपुट है x1 x2 x3 एंड x4। इन सभी का कुछ वेट होगा, मैंने लिखा नहीं है बट वेट होगा सभी में, ठीक है। और यहाँ पे मेरा y1 y2 एंड y3 मेरा आउटपुट जनरेट हुआ, ठीक है। अब इसमें y1 y2 एंड y3 ये आपस में कनेक्टेड है, ये सारे जो हैं आउटपुट्स ये आपस में कनेक्टेड हैं और ये आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्पीट कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज एक स्टूडेंट गया, एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं कोटा में फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE एग्जाम, ठीक है। तो सब जो हैं सेम टाइप के वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है, सेम टाइप के टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कोई एक ही स्टूडेंट होता है ना जो टॉपर बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, S1 S2 S3 एंड SN, दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, ठीक है।
आपस में कनेक्टेड है एंड दे आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, लेकिन टॉपर तो उनमें से कोई एक ही बना ना। तो सेम हम यहाँ समझ सकते हैं कि y1 y2 एंड y3 आर कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, लेकिन इनमें से एक्टिव कोई एक ही रहेगा। ठीक है, एक दूसरे को ये इनहिबिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखें तो यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट है वो बाकी स्टूडेंट्स को अपना बताना नहीं चाहता कि क्या राज है उसके टॉपर होने का। तो वो चीज हम समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। तो यही चीज होता है हमारा कॉम्पिटिटिव लर्निंग में भी, कि ये सारे कॉम्पीट कर रहे हैं y1 y2 एंड y3 और इनमें से कोई एक ही एक्टिव रह जाएगा। तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव लर्निंग। अब देखते हैं कोहेरेंट सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एंड इट्स एल्गोरिथम। गाइस ये 10 मार्क्स में पूछा गया आपसे क्वेश्चन, और ये इसमें हमारा कॉम्पिटिटिव लर्निंग यूज भी होगा क्योंकि उसी पर ही बेस्ड है ये, और देखेंगे कि कैसे यूज हो रहा है इसमें। इट फॉलोज एन अनसुपरवाइज लर्निंग अप्रोच। अनसुपरवाइज लर्निंग अप्रोच मीन्स इसमें अनलेबल्ड डेटा सेट होता है, यानी कि ये जो लर्निंग है इट इज नॉट अंडर एनीबडीज सुपरविजन, यानी कि कोई भी सुपरविजन नहीं है। इसलिए नेम इसमें बोला है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि मॉडल खुद से लर्न करता है, इसलिए नेम है इसका सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग। एंड ट्रेन्ड इट्स नेटवर्क थ्रू अ कॉम्पिटिटिव लर्निंग एल्गोरिथम। अभी हमने देखा कॉम्पिटिटिव लर्निंग एल्गोरिथम क्या होती है, तो ये उसी नेटवर्क से ट्रेंड होता है। ठीक है, अब हमने दो चीजें पढ़ी थी अनसुपरवाइज लर्निंग में। पहला था हमारा क्लस्टरिंग और था हमारा एसोसिएशन, जो हमने यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन में पढ़ा। तो ये क्लस्टरिंग के लिए यूज होती है। एंड मैपिंग टेक्निक्स to map multi-dimensional data into the lower dimensional that allow people to reduce complex problem for easy interpretation। तो पहली चीज तो ये कि एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच है, दूसरी चीज की ये कॉम्पिटिटिव लर्निंग एल्गोरिथम है, और तीसरी चीज कि जो भी हमारा हायर डायमेंशनल इनपुट स्पेस होता है उसको ये लो डायमेंशनल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे मैंने इसको SOM से पास किया, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप से। तो इसने क्या करा, हायर डायमेंशनल इनपुट को लोअर डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए और हम इजी इंटरप्रेट कर पाए डेटा को। ठीक है, और क्लस्टरिंग में यूज होता है ये। ठीक है, तो ये हुआ छोटा सा इंट्रो की SOM क्या होता है। अब इसमें क्या होता है कि दो लेयर्स होते हैं, कौन कौन से, इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर। ओनली 2 लेयर्स होते हैं इसमें। Architecture of SOM with 2 clusters and n input features of any sample is given below। तो यहाँ पे क्योंकि क्लस्टरिंग में यूज होता है तो यहाँ पे बने हुए ये दो क्लस्टर्स C0 एंड C1। ये आपके इनपुट्स हैं X0 से Xn एंड दे ऑल आर कनेक्टेड। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने के। फर्स्ट वी नीड टू इनिशियलाइज द वेट्स। वी हैव टू रेंडमली इनिशियलाइज द वैल्यूज ऑफ वेट्स, यानी कि ये जो x0 x1 x2 अप टू xn जितने भी इनपुट नोड्स हैं, इनसे एसोसिएटेड जितने भी वेट्स हैं उनको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, रैंडमली कोई भी सैंपल ट्रेनिंग डेटा लेना है और मेरे को रैंडमली जो है असाइन कर देने हैं वेट्स। यही मेरा स्टेप 2 है कि टेक अ सैंपल ट्रेनिंग इनपुट वेक्टर फ्रॉम द इनपुट लेयर। तो कोई भी आप रैंडम डेटा लो और यहाँ पे वेट्स को असाइन कर दो। थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेटिंग द बेस्ट मैचिंग यूनिट और द विनिंग न्यूरॉन। यहाँ पे आपका यूज होता है कॉम्पिटिटिव लर्निंग एल्गोरिथम। तो देखते हैं कैसे compete कर रहे हैं ये। टू फाइंड द बेस्ट मैचिंग यूनिट, वन method is to iterate through all the nodes and calculate the Euclidean distance between each node's weight vector and the current input vector. The node with the weight vector closest to the input vector is tagged as the winning neuron। तो हम क्या करते हैं, सपोज ये मेरे को यहाँ तक कैलकुलेट करना है, तो मैं जितने भी मेरे इनपुट हैं x0 x1 xn सबसे कैलकुलेट करूंगी। कैसे, यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस, यानी कि x0 माइनस w00 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x1 से भी सेम, आई विल कैलकुलेट C0 तक का डिस्टेंस, दैट इज w10 का स्क्वायर, प्लस x2 माइनस w20 तक का वेट। इस तरीके से मैं सभी नोड से आई विल कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस आपका मिनिमम आता है, ठीक है, जो डिस्टेंस आपका मिनिमम आता है वही हमारा विनिंग न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लर्निंग एल्गोरिथम कैसे हुई कि सभी से जो भी ये आउटपुट्स हैं इनसे मैं क्या
कैलकुलेट कर रही हूँ यूक्लिडियन डिस्टेंस विद द इनपुट। तो जो भी इनपुट के सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये यूज हो रहा है। उसके बाद जो हमने कैलकुलेट किया वेक्टर, आउटपुट वेक्टर, जो विनिंग हमने न्यूरॉन कैलकुलेट किया, उससे हम उसको हम न्यू वेट्स असाइन करेंगे। ठीक है, फाइंड द न्यू वेट बिटवीन इनपुट वेक्टर सैंपल एंड विनिंग आउटपुट न्यूरॉन। तो जो हमारा सपोज विनिंग आउटपुट न्यूरॉन हमारा C0 है, तो इससे एसोसिएटेड जितने भी वेट्स हैं, यानी कि W00, W10, ठीक है, ये वाला और W20, तो जितने भी वेट्स एसोसिएटेड होंगे C0 से, हम उन सारे वेट्स को दोबारा से असाइन करेंगे, न्यू वेट्स असाइन करेंगे उसमें। तो क्या कैसे करेंगे, ओल्ड वेट्स प्लस लर्निंग रेट, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कुछ भी लेट कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में। इनपुट वेक्टर माइनस ओल्ड वेट्स, इनपुट वेक्टर माइनस x की जो वैल्यू है आपका, और ओल्ड वेट जो पहले से असाइन था। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं न्यू वेट्स। उसके बाद हम ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक आपका वेट अपडेशन नेग्लिजिबल ना हो जाए, यानी कि, या फिर हम ये कह सकते हैं नया वेट जो है वो ओल्ड वेट के इक्वल ना आ जाए। तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं और ये प्रोसेस हमें बहुत बार रिपीट करना पड़ता है। तो गाइज ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स ऑफ SOM एल्गोरिथम। अगर आपको कोई भी डाउट आता है गाइज, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू कमेंट इट। अगर आपको कोई टॉपिक जो आप कवर कराना है, जो आप चाहते हो पढ़ना और चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं उस पर, तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज ये था ये मॉड्यूल 4 का पार्ट 1। सो गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।